नमस्ते, मैं पूर्णिमा श्रेष्ठा हूँ। आप लोगों में से बहुत लोग मुझे सुषमा श्रेष्ठा के नाम से भी जानते होंगे, जब मैं बतौर एक चाइल्ड सिंगर गाया करती थी। आज मैं एक ऐसी हस्ती के बारे में आप लोगों को कुछ बताने आई हूँ जो मेरे लिए तो फरिश्ता थे, और मुझे लगता है सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो भी इंसान उनके संपर्क में आया उन सब के लिए वो एक फ़रिश्ता समान ही थे। फ़रिश्ता समान नहीं बल्कि फ़रिश्ता ही थे। जितने सरल मन के इंसान उतनी ही सरल उनकी गायकी, उतनी ही उनकी गायकी में एक कहते हैं ना आत्मा थी, एक रूहानी गायकी जिसे हम कहते हैं, जो बहुत कम कलाकारों में नज़र आती है। खैर, मैं रफ़ी साहब की बात कर रही हूँ, जिन्हें मैं रफ़ी अंकल कहती थी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला गाना, जब मैं 9 साल की थी, और जैसे मैंने आपको बताया जब मैं सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया करती थी, वो गाना मैंने रफ़ी अंकल के साथ गाया था फ़िल्म अंदाज़ के लिए। और गाना शायद आप लोगों को याद होगा, है ना बोलो बोलो पापा को मम्मी से प्यार है। तो हमें बताया नहीं गया था, मेरे साथ एक और भी सिंगर थी प्रतिभा बोर्डेकर, और हमें बिल्कुल बताया नहीं गया था कि हम इतने महान कलाकार के साथ गाने वाले हैं। और मैं इतनी छोटी थी, एक्चुअली मैं तब समझती भी नहीं थी कि उनकी क्या महानता है। मुझे सिर्फ ये याद था कि उससे भी कम उम्र में, शायद मैं 3-4 साल की रही होगी, जब मैं रफ़ी अंकल के ही गाए एक गाने पर नाचा करती थी, क्योंकि मैं डांस भी बहुत अच्छा करती थी। और वो गाना था अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, ये मेरा क्या कसूर, ज़माने का कसूर जिसने दस्तूर बनाया। इस गाने को मैं गाती भी थी और नाचती भी थी इस गाने पर। तो मुझे घर में सबने यही बताया था कि तुम वो गाना जो गाती थी और डांस जिस पे करती थी ना, उन्हीं के साथ तुम्हें गाना है। मुझे बिल्कुल अक्ल नहीं थी, और अफसोस है इस बात का कि मुझे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं थी कि मैं किस महान गायक के साथ गाने जा रही हूँ। खैर, हम जब स्टूडियो में पहुँचे, थोड़ी देर बाद रफ़ी साहब आए, सुमन कल्याणपुर जी आई, गाना रिकॉर्ड हुआ। मैं सिर्फ उनको देखती ही रह गई, क्योंकि मैंने इतना खूबसूरत चेहरा अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। इतना मुस्कुराता हुआ, इतना शांत चेहरा कभी नहीं देखा था ज़िंदगी में, नहीं। 9 साल की ज़िंदगी तक तो बिल्कुल ही नहीं। जब गाना रिकॉर्ड हुआ, वो धनतेरस का दिन था, दिवाली के दिन थे, तो रफ़ी अंकल ने 100 रुपये अपनी जेब से निकाले, मुझे और प्रतिभा, हम दोनों को उन्होंने वो बख्शीश दी और कहा, ये नजराना है बेटा, इसे रखिए, मिठाई खाइए और खूब 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 खुश रहिए। आप बहुत अच्छा गाती हैं और आप बहुत अच्छा गाएंगी, इसकी मुझे उम्मीद है। तो मैंने उनके पैर छू लिए, मुझे सिखाया पैर छू, मैंने पैर छू। उसके बाद वो फिल्म रिलीज़ हुई, गाना बहुत हिट हुआ आप सबकी दुआओं से। फिर कई सालों बाद रफ़ी अंकल के साथ एक और गाना गाने का मौका आया, फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए, पंचम दा की म्यूज़िक में, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा। फिर जब हम रिकॉर्डिंग पे पहुँचे तो रफ़ी अंकल बिल्कुल, अरे ये बच्चा गा रहा है फिर से मेरे साथ। और उन्होंने सिर्फ पंचम दा से यही कहा कि पंचम बहुत अच्छा गा रही है, क्योंकि तब तक मेरे काफ़ी गाने बाहर आ चुके थे। तो उन्होंने सिर्फ पंचम दा से इतना ही कहा कि पंचम बच्चों से इतना ऊपर क्यों गवा रहे हो, क्योंकि उसका अंतरा बहुत काफ़ी ऊपर था। मेरे साथ शिवांगी कोल्हापुरी गा रही थी, तो कहा कि बच्चों से इतना ऊपर क्यों गवा रहे हो। लेकिन जब हमने रिकॉर्ड किया, क्योंकि उसमें भी 2 पार्ट्स थे, एक रफ़ी अंकल के साथ सिर्फ आलाप था हमारा अंतरे में, आलाप नहीं, सिर्फ एक मुखड़ा था, और उसके बाद मैंने और शिवांगी ने उस गाने को अलग से भी गाया था। तो वो बैठे रहे, सुना उन्होंने, और फिर कहा कि माशाअल्लाह ऊपर के सुर बड़े साफ लगते हैं बेटा आपके, जीते रहिए। याद है मैंने कहा था, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा गाएंगी, और आप मेरी उम्मीद पर खरी उतरी। तब तक तो थोड़ी अक्ल आ चुकी थी कि मैं किस महान कलाकार के साथ संबोधित हो रही हूँ, किस महान कलाकार के साथ मैं रूबरू हूँ। तो बहुत गदगद हो गई कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। फिर मैं जिन उस्ताद से सीखती थी, ताज अहमद खान साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी, उन्हीं के घर में पली बड़ी मैं।
तो अबू साहब रफ़ी साहब के साथ एक गज़ल की एल्बम रिकॉर्ड कर रहे थे HMV के लिए। तो उस सिलसिले में काफ़ी वक्त उनके घर में आना जाना होता था, क्योंकि पहले गज़ल मुझे सिखाते थे अबू साहब और फिर हम वहाँ जाते थे रिहर्सल के लिए। तो बहुत ज़्यादा उनसे एक कहते हैं ना एक रूहानी सा रिश्ता हो गया। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन वो जब मुस्कुराते थे ना तो उनकी मुस्कुराहट में सारी बातें समा जाती थी। फिर एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जिससे कि ये बिल्कुल मेरे मन में एक मैंने ठान ली कि ये इंसान है ही नहीं, ये तो फरिश्ता ही है। वो गाना उन दिनों बहुत चला था, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। हम शो करने गए थे पुणे, रफ़ी साहब थे, मैं थी, काफ़ी और कलाकार थे और ये शो ओपन एयर में था। तो वहाँ पे ग्रीन रूम्स का बंदोबस्त नहीं हो पाया, तो हम सब कलाकारों के लिए टेंट्स बनाए गए थे, इंडिविजुअल टेंट्स थे। रफ़ी साहब के साथ एक बहुत महान एक और कलाकार उन दिनों बजाते थे, सैक्सोफोन बजाते थे, जो उनके पूरे बैंड को भी कंडक्ट करते थे। उनका नाम काका था। तो मैंने उनसे कहा, भैया मैं चुरा लिया है तुमने रफ़ी अंकल के साथ गाना चाहती हूँ, प्लीज़ आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए ना मेरी ओर से कि मैं उनके साथ ये गाना गाना चाहती हूँ। काका गए, पता नहीं उन्होंने रफ़ी साहब से कहा ही होगा। थोड़ी देर बाद वो लौट आया और बोले कि बाबू वो तो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं गाऊंगा। अब मेरे आंसू बिल्कुल छलकने ही वाले थे और काका ने पता नहीं फिर जाके रफ़ी साहब से क्या कहा। थोड़ी देर बाद मैं देखती हूँ कि मेरे टेंट का पर्दा खुला और रफ़ी अंकल अंदर आए। मैं उठी, पैर छुए तो कुछ बोले नहीं, पर उनकी भी आंखें थोड़ी थोड़ी नम सी लगी मुझे। मेरी माँ मेरे साथ उन दिनों जाया करती थी, तो माँ से उन्होंने कहा, भाभी मेरा इस बच्चे का दिल दुखाने का बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन ये गाना रोमांटिक गाना है और जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्मेंस के दौरान थोड़ी ऊंच नीच तो हो ही जाती है। अब आप कहिए, ये मेरी बेटी है, बच्ची है मेरी, एक रोमांटिक गाना मैं अपनी बेटी के साथ कैसे गा सकता हूँ। हम सब स्तब्ध हो गए। मैं मुझे लगता है 14-15 साल की थी तब। उस वक्त भी मेरे जहन में सबसे पहली बात ये आई कि ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि कुछ लोग पैदा होते हैं और कुछ जन्म लेते हैं, और रफ़ी साहब उन करोड़ों में से एक थे जिन्होंने जन्म लिया किसी मकसद से। वो मकसद उनका पूरा हो गया तो खुदा ने सोचा कि अब तुम्हारी ज़रूरत यहाँ है, ले गए उन्हें अपने पास। मुझे नहीं पता मैं क्या कहना चाहती हूँ।